नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, इस यूट्यूब चैनल पर सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने। इस टॉपिक की डिमांड स्टूडेंट्स के बीच से आई थी और वो जानना चाहते थे कि यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। आखिर वो स्ट्रेटजी क्या हो जिससे कि हम पहले अटेम्प्ट में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं। तो पहले तो हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास पीजी चाहिए। पीजी का मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम या एमएड, और पीजी 55% के साथ आपने पास किया हो, नेट क्वालिफाई किया हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्वालिफाई किया हो, या फिर स्टेट में जो होता है सेलेक्ट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट वो पास किया हो। अगर वो भी पास नहीं किया है तो आपके पास पीएचडी हो। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी में फॉर्म डालने के लिए। साथ साथ में आप ये भी समझ लें कि इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है तो एक पेपर होता है, उस पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। उन 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, जो आपका सब्जेक्ट होता है। मान लीजिए आपके पास पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट आपके पास हो सकता है। उस कंसर्न सब्जेक्ट से 70 क्वेश्चन आते हैं। और जीके का सेक्शन होता है, जीके के सेक्शन से आपसे पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन, और ये मिला के होते हैं 100 क्वेश्चन। 2 घंटे का टाइम होता है और उसके साथ एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस प्रकार ये 200 मार्क्स का आपका बनता है एग्ज़ाम, जो किस पैटर्न फॉर्मेट पे होता है, एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप का आता है। और 100 क्वेश्चन करने होते हैं और 200 नंबर का होता है। इसके बाद में जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद में 3 से 4 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लेट सपोज कि जैसे मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में 50 सीट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इंटरव्यू के लिए 150 लोगों से लेकर 200 लोगों तक कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद में जो इंटरव्यू होता है, इसको रफ कर देते हैं। जो आपका इंटरव्यू होता है, फाइनल स्टेज होती है इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू 30 नंबर का होता है और इस 30 नंबर में भी रेंज है, मतलब उस रेंज के बीच आपको मार्क्स दिए जाते हैं। मिनिमम आपको 12 नंबर दिए जा सकते हैं और मैक्सिमम आपको 27 नंबर दिए जा सकते हैं। इसका मतलब 8 और 7 15 नंबर की ही रेंज रहती है इसके बीच में। तो इससे आपको पता लग रहा है कि 200 नंबर का रिटन और 30 नंबर का इंटरव्यू। तो ये रिटन जो एग्ज़ाम है वो बहुत मायने रखता है सिलेक्शन के लिए। जबकि इम्पोर्टेंट इंटरव्यू भी है, लेकिन इंटरव्यू में जो रेंज है कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 नंबर। इसका मतलब एक कैंडिडेट, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके बीच में जो नंबर वेरी करते हैं वो 2, 4, 3, 5 इतने नंबर की ही सिर्फ रेंज रहती है। कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पे एज ले ले, यहाँ पे अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसका सिलेक्शन पक्का हो जाए। स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो स्ट्रेटजी है तैयारी की रिटन वाले एग्ज़ाम की, उस स्ट्रेटजी को मैंने 3 स्टेजेस में बांटा है। मतलब इन 3 स्टेजों में आपको तैयारी करनी है। तो पहली स्टेज से हम समझते हैं। जो पहली स्टेज है, सबसे पहले आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सिलेबस, आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए। आपकी सॉफ्ट कॉपी भी आप रख सकते हैं अपने फ़ोन में, और उसकी हार्ड कॉपी आप जो भी आपकी बुक है या जो आप जहाँ पे बुक्स रखते हैं वहाँ पे आपके पास होनी चाहिए।
सिलेबस आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में होना चाहिए। सिलेबस के साथ साथ सिलेबस को आपको पूरा पढ़ना है, आपको बुक्स नहीं पढ़नी। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे पूछते हैं कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए कोई सिंगल बुक कंप्लीट नहीं होती। हमें उसके सिलेबस के हिसाब से, जो उस सिलेबस की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती हैं जो बुक्स, उन बुक्स को पढ़ना है और सिलेबस को टॉपिक वाइज पढ़ना है। सबसे पहले आप क्या करें कि सिलेबस को अपने सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड्स बुक्स होती हैं, आप जानते हो कि हर सब्जेक्ट में कुछ स्टैंडर्ड्स बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं। वो हिंदी मीडियम में भी आती हैं और इंग्लिश मीडियम में भी आती हैं। आप ज्योग्राफी से हैं, अब जैसे ज्योग्राफी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो जानते हैं कि सविंद्र सिंह पढ़ी जाती है, डी.आर. खुल्लर पढ़ी जाती है और उसके साथ में डी.एस. लाल पढ़ी जाती है। अलग अलग सेक्शंस के लिए ह्यूमन जो माजिद हुसैन पढ़ी जाती है। ऐसी बहुत सारी बुकें, हर सब्जेक्ट की कुछ स्टैंडर्ड्स बुक्स होती हैं। ऐसी पॉलिटिकल साइंस की कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो सिलेबस को आपको पूरा करना है। इन बुक्स से सिलेबस को कवर करना है और उसके साथ साथ आपको एक चीज़ करते चलनी है जो आपकी सक्सेस को श्योर करेगी। बुक पढ़ते समय आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट आप डिजिटल फॉर्मेट पे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास टैब है, आप डिजिटल पढ़ाई करते हैं ज़्यादा, तो डिजिटल नोट्स भी बना सकते हैं। वरना आप एक रिम खरीद लें, जो ब्लैंक A4 साइज़ का शीट आती है रिम, वो पूरा रिम खरीद लें। उस रिम से ये फ़ायदा होता है कि जब आपकी एक टॉपिक पढ़ते हैं, अलग अलग जगह से पढ़ते हैं कभी कभी, तो उसमें समय के साथ कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं। तो अगर हम कॉपी पे बना लेते हैं, जो बाइंड कॉपी आती है, तो उसमें फिर पेज को ऐड करना मुश्किल होता है। तो रिम जो आता है उसमें फ्री पेजेस होते हैं। उसमें आप एक टॉपिक को आपने स्टडी किया, उस टॉपिक से आपने कुछ नोट्स बनाए और आपको लगे, कुछ दिन के बाद पता लगा कि मुझे कुछ चीज़ें और ऐड करनी है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस टॉपिक से संबंधित, तो उसमें आज कुछ नोट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ये फ्री पेजेस होते हैं जिसको आपको नोट्स को मेंटेन करना आपके लिए आसान होता है। उसके बाद में ये नोट्स आपके शॉर्ट होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है, एग्ज़ाम जो होता है वो MCQ फॉर्मेट पे होता है। तो आपको लिखना नहीं है, आपको ऑप्शंस दिए होते हैं क्वेश्चंस के। तो बहुत लंबे नोट्स नहीं बनाएं, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाएं। और शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ साथ में इसको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते चलें। रिवीजन है वो आपकी कामयाबी के लिए की है। रिवीजन की टू सक्सेस। रिवीजन के बिना आपके नोट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है नोट्स का, जब तक आप उन नोट्स को रेगुलर बेसिस पे रिवाइज नहीं करते। आप वीकली रिवाइज कर सकते हैं, आप 2 हफ्ते के बाद रिवाइज कर सकते हैं। चीज़ें ऐड करते चलें और रिवीजन करते चलें। और एक टॉपिक के नोट्स बनाएं, किसी एक टॉपिक को उठाएं। फॉर एग्जांपल कि आप हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, मैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहा हूँ कि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेते हैं, तो अगर आप हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उससे संबंधित नोट्स बनाने चाहते हैं, तो हिमालय से संबंधित जितने भी थ्योरीज़ हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने सिद्धांत हैं, उन सबको एक जगह आप कंपाइल कर लें, एक जगह नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स। तो उससे आपको ऑर्गेनाइज तरीके से सिलेबस को कवर करना आसान होगा। अभी तक आपने सिलेबस लिया, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला, सिलेबस को अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो है आपके सब्जेक्ट की, उनसे कवर कर लिया। और उससे कवर करने के बाद हम शॉर्ट नोट्स बना लिए हमने अपने। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद में उनका रिवीजन करना स्टार्ट किया। रेगुलर बेसिस पे हम उसका रिवीजन करते चले गए, जिससे कि हम पीछे की चीज़ें भूल ना जाएं। ऐसा होता है जब हम आगे की चीज़ें पढ़ने लगते हैं तो पीछे की चीज़ें दिमाग से निकलने लगती हैं, तो ऐसा ना हो, इसलिए हम उसका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते चलते हैं। पहली स्टेज आप कवर कर चुके हैं। ये स्टेज आपने, अगर जिन लोगों ने UGC नेट JRF क्वालिफाई किया है या पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं हायर का, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उनका आई थिंक ये वाला सेक्शन तो क्लियर होगा, लेकिन फिर भी और दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद में जो दूसरी स्टेज आती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है। इसमें आप क्या करें, आप इसमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। जो क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, हायर के भी हैं, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का हुए हैं, एडवर्टीजमेंट 40, एडवर्टीजमेंट 47 और एडवर्टीजमेंट 50। ये तीनों क्वेश्चन पेपर तो आप अच्छे से पढ़ें। इसके साथ साथ में आप UGC नेट JRF के जो एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं
उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, उनको सॉल्व करें, उनको अच्छे से पढ़ें। उसके बाद अदर स्टेट्स में जो एग्ज़ाम होते हैं, अदर स्टेट्स में जो असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के लिए एग्ज़ाम होते हैं, उनके जो क्वेश्चन पेपर्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, उनको भी आप अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। और इन क्वेश्चन पेपर्स को जहाँ से भी आपको मिल पाएँ, इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के साथ साथ एक आप काम करते चलें। जैसे हमने बताया कि आपने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स आपके ये आपने सिलेबस को पढ़ा था उस समय, स्टैंडर्ड जो टेक्स्ट बुक्स है आपके विषय में, उस टेक्स्ट बुक से आपने उसका अध्ययन किया सिलेबस का, और उससे इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट आउट कर ली, लिख ली शॉर्ट। उसके बाद में यहाँ फिर आपको नोट्स बनाने हैं। ये वाले जो नोट्स होंगे ये बहुत क्रिप्स होंगे, बहुत शॉर्ट। इसमें क्या करना है आपके लिए, मान लीजिए आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप तो लगेगा ये क्वेश्चन ट्रिकी है, या ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका जो आंसर है थोड़ा अलग सा है और आगे एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट मालूम देता है। तो इनको भी आप नोट करते चलें। अगर मान लीजिए हमने अभी आपको बताया कि आपने हिमालय की उत्पत्ति या जो की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत पढ़े, बहुत सारी संकल्पनाएं पढ़ी, उन संकल्पनाओं से संबंधित जो आपने यहाँ पे नोट्स बनाए थे, उसी से संबंधित आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिला, तो आप कोशिश कीजिए कि इन शॉर्ट क्वेश्चन को आप उसी में ऐड कर लें। इसीलिए मैंने कहा कि आप एक रिम खरीद लें। जो रिम होता है, जो पेपर्स का रिम आता है जिसमें ब्लैंक A4 साइज़ के ब्लैंक पेपर्स होते हैं, वो फ्री पेजेस होते हैं, उसको एक पेज कहीं भी आप ऐड कर सकते हो। तो अगर इस तरीके से बनाएंगे स्ट्रेटजी तो वो चीज़ें ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, आपको रिवीजन करना आसान होगा। और जब एग्ज़ाम से पहले का जो टाइम होता है 1-2 हफ्ते, वो रिवीजन के लिए वो देने चाहिए। तो इन क्वेश्चन पेपर्स में से जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है उससे संबंधित आपको अगर बनाने हैं तो एक सेपरेट बुक भी बना सकते हैं आप, नोटबुक। अगर आप फ्री पेज पे नोट्स बनाते हैं अपने इस सेक्शन का जो आपने बनाया है, तो उसमें ऐड कर सकते हो। अगर उसमें ऐड कर लोगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और अलग भी बना लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बीच बीच में उसका रिवीजन करते चलें। उसके बाद में जो तीसरी स्टेज आती है, फाइनल स्टेज आती है, यहाँ तक आप अपना सिलेबस पूरा कर चुके हैं और अपने जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उससे सिमिलर हो, जिस तरीके के और उसी तरीके के जो और एग्ज़ाम होते हैं अदर स्टेट्स में होते हैं, या UGC नेट JRF अब NTA कराता है, तो अपने विषय से संबंधित क्वेश्चन पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। और उस क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चन पेपर्स आपको कुछ क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं और ट्रिकी लगते हैं, लगता है कि ये पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार पूछे जाते हैं, उनको नोट डाउन कर लें। एक बहुत शॉर्ट नोट्स की एक बुक बना लें जिसमें रेगुलर बेसिस पे लिखते चले जाएं। सिलेबस आपका पूरा हो चुका है, क्वेश्चन पेपर्स आपने ज़्यादातर सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद में जो तीसरी फाइनल स्टेज आती है वो है मॉडल पेपर। इसमें आपको मॉडल्स पेपर सॉल्व करने हैं। इसमें YouTube पर या मार्केट में भी, YouTube पर भी बहुत सारे लोग यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, आपके विषय से संबंधित मॉडल्स पेपर्स प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, या मार्केट में कोई बुक अवेलेबल हो जिसमें आपके मॉडल्स पेपर दिए हों आपके सब्जेक्ट से संबंधित, वो भी आप खरीद सकते हैं। इससे आपकी तैयारी का जो लेवल है उसका एवेल्यूएशन होता है, वो चेक होता है कि आपने जो तैयारी की है, आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, पूरा सिलेबस पढ़ा, फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। अब अपनी तैयारी को आप चेक करना चाहते हो, आपकी तैयारी का लेवल कैसा है, आपने जो तैयारी की है उसमें कहीं कमी तो नहीं है, अच्छे से आपने पढ़ा है। आप इस चीज़ जान के आपको हैरानी होगी और आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि सारे लोग सेम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, वही बुक्स होती हैं, हर विषय की कुछ स्टैंडर्ड्स मानक बुक्स होती हैं जो ज़्यादातर पढ़ी जाती हैं, और थोड़ी बहुत बुक अलग से लोग इंटरनेट का सहारा लेते हैं। आप यहाँ पे इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। तो कुछ लोगों का जो रिटेंशन होता है और पढ़ने का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, और रिटेंशन पावर, जो याद करने की इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ज़्यादा याद कर पाते हैं, और उनका जो स्कोर हो पाता है एग्ज़ाम में वो ज़्यादा हो पाता है, जबकि बुक्स सेम है। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी पढ़ने का तरीका कैसा है। अगर यहाँ आपको दिक्कत कम आ रही है और यहाँ पे आपको दिक्कत कम आ रही है, ये आपने जो सॉल्व किए और ये मॉडल पेपर लगाए, इसमें आपको दिक्कत कम आ रही है और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने ये सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार किया है, आपकी तैयारी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। और अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया है लेकिन आपको वो चीज़ें
आपको चीज़ें मेमोराइज नहीं हो पाई हैं और कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ नहीं पाए हो, और कंसेप्ट में कहीं ना कहीं कच्चापन है जो आप भूल जाते हो, कन्फ्यूजन हो रहता है, या कुछ कुछ चीज़ें आप जिसमें डाउट रहता है। तो वो चीज़ मान लीजिए जब हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करते समय आपकी तैयारी का लेवल भी चेक हो रहा है। और एक काम और करते चलें, जैसे ही मॉडल पेपर आप सॉल्व करते हैं और जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कर रहे हैं, उसी समय जिस टॉपिक से संबंधित आपको समस्या आ रही है, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि जो सिलेबस दिया हुआ है इसी सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं, जिस सिलेबस के टॉपिक से क्वेश्चंस आपको पूछे गए और आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं पे दिक्कत आ रही है, तो ये करें कि आप तुरंत उसी टॉपिक पे दोबारा जाएं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को दोबारा उठाएं और उससे उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ें कि मैंने कहाँ कमी की, और अपने नोट्स को रिवाइज़ करें। और नोट्स में भी वो चीज़ अगर कमी पाई जाती है तो उसको और ऐड कर लें दोबारा पढ़ने के बाद में। और उसके साथ साथ एक काम और करें कि बहुत सारे लोग बहुत सारे बुक्स के चक्कर में पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ने चाहते हैं, नई नई तैयारी करना शुरू करते हैं, एक्सपीरियंस की कमी होती है, और बहुत सारे लोगों से पता लगता है कि ये बुक्स अच्छी है, कोई बोलता है दूसरी बुक्स अच्छी है, तो इसलिए एक ही चीज़ से रिलेटेड वो 4-5 बुक्स खरीद लेते हैं। मान लीजिए क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित वो 5 से 7 बुक खरीद लेते हैं और सभी को पढ़ते हैं। ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। आप ऐसा करें कि 5 बुक्स ना पढ़ के एक ही बुक को आप 5 बार पढ़ें, वो ज़्यादा कामयाब है। ये फॉर्मूला इतना सक्सेसफुल नहीं है। आप एक ही बुक को 5 बार पढ़ें बजाय कि आप 5 बुक एक बार पढ़ें, एक बार पढ़ें। इस वाली स्ट्रेटजी में आपको ज़्यादा कारगर होती है एग्ज़ाम के। चाहे कोई एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो या उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन हो, किसी भी नौकरी की तैयारी करनी हो, स्ट्रेटजी लमसम यही रहती है। तो आप ये काम ना करें, बहुत सारी बुक्स के चक्कर में न पढ़ें। ज़्यादातर सिलेबस जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे कवर हो जाता है। कुछ मार्जिनल सिलेबस के पॉइंट्स होते हैं जो बचते हैं, वो आप उसमें आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इंटरनेट गूगल सर्च कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए जो आपको बुक से अच्छे से नहीं मिलता। उसके साथ साथ यूट्यूब का भी आप हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। जो आपसे कोई टॉपिक है, आपके मान लीजिए कोई टॉपिक पे आपको क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, आपने बुक भी पढ़ी लेकिन समझ नहीं पाए, तो उसी टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करके वो पढ़ लें और अच्छे से, जो भी आपको यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है। तो ये आप स्ट्रेटजी, तीनों स्ट्रेटजी आप स्टेज वाइज स्टेप वाइज अपनाते हैं और बहुत ही ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अगर अपनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कामयाबी में कोई भी बाधा हो सकती है, कोई भी रुकावट हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही हम बताना चाहते थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी है जो कारगर हो सकती है, जिससे एक कैंडिडेट अपनी ड्रीम जॉब, अपनी सपने को पूरा कर सकता है, वो एक यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। तो आप अभी से लग जाएं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो सकता है इस साल के लास्ट तक या जून के बाद हो, और एग्ज़ाम तो खैर होना ही है। उसके साथ साथ आप तैयारी शुरू कर दें और तैयारी को हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से पढ़ें। जैसे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि एग्ज़ाम को पढ़ना कब शुरू करते हैं, जब एग्ज़ाम करीब आ जाता है, एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, तब वो पढ़ना शुरू करते हैं। हड़बड़ाहट में क्या होता है कि वो सिलेबस अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते हैं, उसको इंटरनलाइज नहीं कर पाते हैं सिलेबस के लिए। जब सिलेबस और उसके टॉपिक इंटरनलाइज नहीं हो पाते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों में बहुत दिक्कत आती है। क्वेश्चन पेपर्स आप ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और आपका सिलेबस में जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में तो कन्फ्यूजन की स्टेज रहती है, आपको डाउट रहता है कि ऑप्शन बी ठीक है या सी ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं, जो थोड़ा आपने और खुद को पुश किया होता, थोड़ी और मेहनत की होती, थोड़ा किताबें और पढ़ी होती, तो शायद वो आपने सही कर लिए होते। तो इस गलती से बचें और स्ट्रेटजी को अपनी लॉन्ग टर्म के साथ स्टडी करें कि मान लीजिए कि मुझे सिलेबस पूरा करना है और सिलेबस को सिलेबस की तरह पढ़ना है, ना कि कोई शॉर्टकट तरीका। आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी लोग या तो वो एमए कर चुके हैं या नेट क्वालिफाइड हैं या पीएचडी वाले हैं, तो सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको किसी स्टेज पे पहुंचना है, कोई चीज़ हासिल करनी है, तो जो उसके बीच का सफ़र है वो आपको तय ही करना है, वो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, उस बीच का जो सफ़र है उसके लिए रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये स्ट्रेटजी बताई प्रिपरेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, आपकी स्ट्रेटजी इससे डिफरेंट हो सकती है, और वो बहुत सारी स्ट्रेटजी हो सकती हैं, जितने लोग उतनी स्ट्रेटजी, लेकिन शॉर्टकट स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती।
आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, आपकी कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगी, आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर रहेंगे। और अगर मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो आपका जो लेवल है वो चेक होगा, आपकी तैयारी का लेवल कैसा है। फिर दोबारा से आप टेक्स्ट बुक पाएंगे, आपके नोट्स को रिवीजन करेंगे, टेक्स्ट बुक को दोबारा पढ़ेंगे, जो जहाँ पे आपसे सिलेबस में कुछ कमी रही है उसको दूर करेंगे। इसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। अगर ये स्ट्रेटजी आप पूरी तरीके से अपनाते हैं और पेशेंस रखें, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं और सिलेबस को पूरा वक्त देते हैं और जो सिलेबस की रिक्वायरमेंट है उसको समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी जॉब है जो आप नहीं निकाल पाएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो